नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भी अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसका जो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको तत्क्षण उपलब्ध हो सके, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और साथ ही हमारे जो संविचारक मित्र हैं, ऐसे मित्र जो ऑर्गेनिक आधारित खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती भरोसा करते हैं, रासायनिक आधारित खेती से बाहर आना चाहते हैं, रासायनिक आधारित खेती के परिणाम को देखकर विचलित हो गए हैं, डर गए हैं कि चारों तरफ बीमारियों का जो प्रकोप बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है, खेत की उर्वरता घट रही है, खेत का जो उपजाऊपन है वो घट रहा है, खेत बंजर होता जा रहा है, खेत की मिट्टी हार्ड होती जा रही है, उसमें जहरीला वर्ग प्रवेश करता जा रहा है। और ऐसे में किसानों को खेती लेने के लिए, फसल उगाने के लिए जो केमिकल आधारित जो फर्टिलाइजर है उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, फिर भी फसलों में वो ग्रोथ, वो उत्पादकता उनको उपलब्ध नहीं हो रही है। आपने अनुभव किया होगा कि 25-30 साल पहले 1 किलो यूरिया पर आपको 25 किलो के आसपास अनाज उपलब्ध हो जाता था। आपकी फसलों में 25 किलो के आसपास आपको परिणाम मिल जाता था, लेकिन आज तो परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया है। आप खादों की मात्रा बढ़ा रहे हैं और 1 किलो खाद पर आपको 4 से 5 केजी के आसपास उत्पादकता मिल रही है। इसके अलावा आप खेतों में, आपके फसलों में कई तरह के रोग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जड़ों के माध्यम से जो रोग फैलते हैं उनकी भी तीव्रता बढ़ती जा रही है। ऐसे रोगों से बचने के लिए आपको काफी मात्रा में, काफी बड़ी कीमत में कई तरह की कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ते हैं। आपने अनुभव किया होगा, शायद आप किसान हैं तो जानते भी होंगे कि आप साग सब्जियों में तो लाखों रुपए के जो कीटनाशकों का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही फल उगाने वाले जो मित्र हमारे किसान हैं, वो भी लाखों की कीमत पर ऐसे कीटनाशकों को खरीद कर अपने जो फलों के पेड़ हैं उन पर छिड़कते हैं। और ये लाखों की कीमत के जो कीटनाशक हैं, फलों के माध्यम से, साग सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जब पहुंचते हैं, कुछ मात्रा में मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी से जल में प्रवेश कर जाते हैं, जल स्रोत उसके आसपास में हैं, तालाब हैं, पोखर हैं या फिर नदी नाले हैं, उनसे वहाँ पहुंच जाते हैं तो जल जीवों को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे कीटनाशकों का की उपस्थिति हमने जल, जो भूमिगत जल स्रोत है उनमें भी देखने को मिली है और वो हमें भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए चारों तरफ कई तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसान ही नहीं, आम जो शहरी है वो भी ऐसी बीमारियों से त्रस्त हो रहा है। इसलिए कैंसर की समस्या है, इसके संबंधी समस्या है, किडनी संबंधी समस्या है, यहाँ तक कि आंखों का मोतियाबिंद है, बाल झड़ने की बहुत सारी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इन सबका एकमात्र कारण यही है कि लाखों की कीमत के ऐसे पेस्टिसाइड हर किसान को खरीद कर अपने खेतों में, अपनी फसलों में छिड़कने पड़ रहे हैं। इसलिए किसान एक एकड़ जमीन से 2-4 लाख रुपए की सब्जियां तो जरूर बेच लेता है, 1-2 लाख रुपए कमा भी लेता है, लेकिन 1-2 लाख रुपए की सब्जी कमाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे किसान ऐसे हमारे संपर्क में हैं जो 1 एकड़ जमीन से 5-6 लाख रुपए तक की जो हरी मिर्च है वो बेच देते हैं, जिसमें से 1.5-2 लाख रुपए उनको फायदा भी हो जाता है। लेकिन इस 1.5-2 लाख रुपए के लिए उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा का कीटनाशक छिड़क के अपनी मिर्ची की फसल में डालना पड़ता है। मिर्ची की क्यों, आप गोभी लें, आप टमाटर लें, आप बैंगन लें, आप कोई भी फसल लें, इनमें इतनी ही मात्रा में कीटनाशक आपको छिड़कने पड़ रहे हैं। इसी तरह बीमारियों का प्रकोप तो गन्ने की फसल में बढ़ रहा है। आपको चावल की फसल में भी ऐसी बीमारियों का प्रकोप देखने में आ रहा है। दूसरी फसलें हैं और इनमें भी रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ रहा है। तो ऐसे में यदि आप ऐसी समस्याओं से त्रस्त हैं तो ऐसे ऐसे के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, उसके बारे में आप जानते होंगे। ये गौरस हमने तैयार किया था। ये ये भी गाय के गोबर से तैयार किया हुआ एक प्रोडक्ट है, ये गौरस है। ये बेसिकली गोबर का जो घनत्व होता है, एक विशेष प्रक्रिया से हम गाय के गोबर से, विशेष करके गाय के गोबर में इसलिए कहता हूँ, गाय के गोबर में, गाय के पेट में हानिकारक जो सूक्ष्म जीवाणु हैं बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर में एक विशेष
जीव रहता है, बहुत जो वायरस के आकार का है, उसको बैक्टीरिया फेस कहते हैं। ये बैक्टीरिया फेस ऐसा है कि बहुत सारे हानिकारक जीवाणुओं को स्वतः ही नष्ट कर देता है। आपने गंगा के जल के बारे में विशेषता सुनी होगी। गंगा जल को आप किसी बोतल में वर्षों तक रख दीजिए, वो सड़ता नहीं। आप और कहीं का भी जल स्रोत ला के रख दीजिए, किसी भी नदी का, किसी भी पोखर का, किसी भी तालाब का, किसी भी पवित्र में स्थल का जल किसी बोतल में, किसी कैन में भर के रख दीजिए, वो हफ्ता 10 दिन के बाद सड़ना शुरू हो जाता है। उसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव विकसित हो जाते हैं। लेकिन गंगा जल एक ऐसा तत्व है, इसमें ऐसे जीव विकसित नहीं होते, और यदि जीव डाल भी दिए जाएं तो वे स्वयं अपनी विशेष क्षमता का नष्ट हो जाते हैं। तो वो उसके पीछे यही बैक्टीरिया बेस काम करता है। अभी कुंभ का पर्व गया, आपने सब अनुभव किया हुआ। वहाँ 70 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया। उनमें हर तरह के लोग रहे होंगे, बीमार भी रहे होंगे, बूढ़े रहे होंगे, इनके कई तरह के जो संक्रमण से ग्रसित भी हुए। यहाँ तक कि लोग बहुत सारी चीज गंदगी भी फेंक आते हैं। मैंने तो खुद देखा है, वही प्रयागराज में कई लोग अपने जूते फेंक जाते हैं, कपड़े फेंक जाते हैं। वहाँ पूजा करने के नाम पर पुष्प फेंक रहे थे, कुछ और दूसरी चीजें फेंक रहे थे। उसके बावजूद भी गंगा जल को बार बार टेस्ट किया गया, लेकिन उसमें किसी तरह के रोग कारक जीवाणु देखने में नहीं आए। इस गंगा जल की विशेषता है, और इस विशेषता के पीछे वही बैक्टीरिया फेस काम करता है। तो गाय के गोबर में भी वो बैक्टीरिया फेस है। गाय के गोबर में इस बैक्टीरिया फेस के अलावा वो सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो मिट्टी के अन्य पोषक तत्वों को की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिनमें चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है। इन सारे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं। ये ईश्वर ने हमारी गाय माता को विशेष एक शक्ति प्रदान की है। ये शक्ति कुछ दूसरे पशुओं में भी है, गोबर में भी ऐसे सूक्ष्म जीव देखे गए हैं, लेकिन उन पशुओं के जो रुमन है, उन पशुओं के जो गोबर है, अवशिष्ट भाग है, उनमें ऐसे उपयोगी जीवाणु के साथ में कुछ रोग कारक जीवाणु भी रहते हैं। इसलिए जब उस गोबर का प्रयोग हम खेतों में करते हैं तो कुछ दूसरी दिक्कतें भी आ जाती हैं। जैसे कि हम भैंस को ले लें, भैंस का तो वैसे गोबर कहा नहीं जाता, भैंस के जो अवशिष्ट भाग को लोथ कहते हैं। और जब लोथ का प्रयोग हम खेतों में करते हैं तो उससे कुछ पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। खाद के रूप में भी गोबर, भैंस के गोबर का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें कुछ परेशानी आ जाती है। देखा गया है जिन खेतों में जो भैंस के गोबर का प्रयोग होता है उसमें दीमक का प्रकोप अनायास बढ़ जाता है, ये आमतौर पर देखा गया है। तो जो देसी हमारी गाय है उसके साथ समस्या नहीं देखने में आती। यदि आप जर्सी गाय का गोबर भी अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उसके साथ भी कई तरह की समस्या आ जाती है, लेकिन देसी गाय के साथ में नहीं। देसी गाय का यदि गोबर पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाए, पूरी तरह से सूक्ष्म अंश तक विघटित हो जाए, तो उससे उत्तम कोई खाद नहीं हो सकती। आप ऐसी गोबर की खाद का कोई भी फसल है जिसमें 8 से 10 क्विंटल के आसपास प्रयोग कर लीजिए, आपको किसी यूरिया, डीएपी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना तो आपके खेत में किसी तरह का रोग का सामना करना पड़ेगा। और जो फसल की उत्पादकता है, यदि अच्छा बीज डालेंगे तो जो हम बीज उत्पादक आपको गारंटी देते हैं, वो कहते हैं कि यदि 52 क्विंटल होगा तो 52 क्विंटल ही होगा, 52 से 52.5 क्विंटल हो सकता है, 50 क्विंटल नहीं होगा, क्योंकि जो देसी गाय का गोबर है वो सबसे श्रेष्ठ खाद है। तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इस गौरस सॉल्यूशन का प्रयोग उसी गोबर से तैयार किया है। इसमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मिट्टी में पहुंच के अपनी सक्रियता से जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसमें तीव्रता लाते हैं। उसमें किसी तरह की पोषक तत्व की कमी है तो उसकी आपूर्ति करते हैं। साथ ही इसमें ऐसे जैव रसायन हैं, ऐसे जैव रसायन हैं जो फसलों की उत्पादकता के साथ में फसलों ग्रोथ को हार्मोन जैसा प्रभाव डालते हैं। साथ ही इसमें ऐसे तत्व भी हैं जो फसल की वृद्धि करते हैं, फसलों की रोग जो प्रतिरोधक क्षमता उसमें उसको कामयाब रखते हैं, इसलिए हमारी फसलें अनेक तरह के रोगों से सुरक्षित रहती हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करना बहुत सहज है, मैंने पहले भी कई बार इसके विषय में बताया है, फिर बताऊंगा कि इसका प्रयोग आप बहुत सहजता से कर सकते हैं। आप उसको
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इस 200 ग्राम के पैकेट को 200 लीटर पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, उसमें 1 किलो के आसपास गुड़ डाल दीजिए। 4-5 दिन में, 6 दिन में इसका जो मदर कल्चर तैयार हो जाएगा। और इस मिक्सचर को तैयार करते समय यदि आप 4 6 10 पके हुए केले मसल के उसमें डाल दें, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन क्षमता है और तीव्र हो जाती है। तब इसको 4-5 दिन में तो पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको आगे भी उसी सॉल्यूशन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें से 5-7 लीटर आप निकाल लीजिए, दूसरी प्लास्टिक का कंटेनर लीजिए, फिर 200 लीटर पानी डालिए, 5-7 लीटर के आसपास, 10 लीटर के आसपास ये सॉल्यूशन डाल दीजिए। उसमें फिर वही आधा आधा किलो, पौना किलो के आसपास गुड़ डाल दीजिए, 5-7 केले में सबको डाल दीजिए, 5-7 दिन में तैयार हो जाएगा। और इसका प्रयोग जीवामृत के रूप में आप अपने खेतों में करते रहिए। तो आप जीवामृत के रूप में इस सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे तो खेत में भी जीवाणु की जो मल्टीप्लिकेशन दर बढ़ जाती है। लेकिन जीवाणु को खेत में विकसित होने के लिए कुछ कार्बनिक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो ये कार्बनिक पदार्थ तब मिलेंगे जब आप फसल अवशेष छोड़ेंगे, या जो आप ऐसी चीजें उनको उपलब्ध कराएंगे जैसे कि रसोई का वेस्ट है, खरपतवार है, फसल अवशेष है, या गोबर है। गोबर भी जीवाणु का सबसे श्रेष्ठ भोजन रहता है। तो उसके माध्यम से ये अपने को मल्टीप्लाई भी करेंगे, मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाएंगे, और मिट्टी में काफी जो ह्यूमस है वो मिलाते चले जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रयोग करना सहज है और परीक्षण बहुत अद्भुत है। इस संबंध में आपके मन में कोई शंका है, कोई जानकारी चाहते हैं, इच्छा है, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में मेरे कमेंट्स दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं। मैं आपसे आगे से संपर्क करूंगा, आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।